प्यारे छात्रों, कक्षा 8वीं में हिंदी विषय में आज हम पूरक पाठ्य पुस्तिका पढ़ेंगे जिसका नाम है भारत की खोज। यह पुस्तिका जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक भारत की खोज का संक्षिप्त रूप है, छोटा रूप है। जवाहरलाल नेहरू जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री रहे, सन 1889 से 1964 जो था इनका जीवन काल था। सच्चे अर्थों में नेहरू जी आधुनिक भारत के निर्माता हैं। महात्मा गांधी की अगुवाई में यानी महात्मा गांधी के नेतृत्व में उन्होंने आज़ादी की लड़ाई में सक्रिय भाग लिया। सन 1947 में अंग्रेज़ों की गुलामी से देश आज़ाद हुआ और वे 1947 से 1964 तक प्रधानमंत्री रहे। भारत के अलावा उन्होंने दुनिया भर में एक ऐसे धर्मनिरपेक्ष मानववादी राजनीतिज्ञ के रूप में जाना जाता है जिन्होंने विश्व शांति और समाजवादी आदर्शों के लिए जीवन भर आवाज़ बुलंद की। भारत की खोज उनकी अंग्रेजी में लिखी पुस्तक डिस्कवरी ऑफ इंडिया का हिंदी अनुवाद है। ये हमारा सौभाग्य है कि इस पुस्तक के संक्षिप्त रूप के द्वारा हम अपने देश के इतिहास के बारे में जान पाएंगे। इसे उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में 1944 में अहमदनगर के किले में अपने 5 महीने के कारावास यानी जब वे जेल में रहे उन दिनों में लिखा था। पुस्तक रूप में यह प्रकाशित हुई 1946 में। इस पुस्तक में नेहरू जी ने सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर भारत की आज़ादी तक विकसित हुई भारत की बहुविध समृद्ध संस्कृति, धर्म और जटिल अतीत को वैज्ञानिक दृष्टि से विलक्षण भाषा शैली में बयान किया है। अल्बर्ट आइंस्टीन के शब्दों में, इस पुस्तक से एक महान देश के गौरवशाली अतीत और आध्यात्मिक परंपराओं की समझ हासिल होती है। अर्थात इस पुस्तिका में हमारे भारत की जो विभिन्न संस्कृतियाँ, विभिन्न जाति, विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, इसका जो जटिल इतिहास है, उन सब का एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण हमें देखने को मिलता है और भाषा शैली की दृष्टि से भी यह बहुत ही विलक्षण है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं हमारे देश का इतिहास, भारत का इतिहास, हमारा देश कैसा था जवाहरलाल नेहरू की दृष्टिकोण से। पहला अध्याय है इसका अहमदनगर का किला, 13 अप्रैल 1944। यह मेरी 9वीं जेल यात्रा थी। अर्थात जवाहरलाल नेहरू 9वीं बार जब जेल गए तब की ये बात है। हमें यहाँ आए 20 महीने से भी अधिक समय हो चुका था। जब हम यहाँ पहुँचे तो अंधियारे प्रकाश आकाश में झिलमिलाते दूज के चाँद ने हमारा स्वागत किया। शुक्ल पक्ष शुरू हो चुका था। तब से हर बार जब नया चाँद उगता है तो जैसे मुझे याद दिला जाता है कि मेरे कारावास का एक महीना और बीत गया। चाँद मेरे बंदी जीवन का स्थायी सहचर रहा है। स्थायी सहचर यानी जो हमेशा साथ में रहे, वही मुझे इस बात की याद दिलाता है कि अंधेरे के बाद उजाला आता है या अंधेरे के बाद उजाला होता है। कितनी अच्छी बात है कि हमारी ज़िंदगी में अगर किसी प्रकार की कोई समस्या आए तो यह हमेशा याद रखें कि वो समस्या कुछ ही दिनों के लिए होती है, उसके बाद ज़रूर हमें क्या होता है, आगे नया रास्ता मिलता है और वापस जीवन में सुख और उम्मीदें आ जाती है। यह चित्र देखिए, बहुत ही विलक्षण चित्र है। सन 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने अहमदनगर किले की पुनः यात्रा जब की थी, ये तब का चित्र है। यहाँ पर एक कमरा दिखाई दे रहा है।
अहमदनगर किले का वह कक्ष जहां 1942 से 45 में जवाहरलाल नेहरू को रखा गया। आगे बढ़ते हैं। अतीत का भार। अतीत यानी जो बीता हुआ, पुराना, प्राचीन। दूसरी देशों जेलों की तरह यहाँ अहमदनगर के किले में भी मैंने बागबानी करना शुरू कर दिया। जवाहरलाल नेहरू बता रहे हैं कि वे अन्य जेलों में भी जब रहे तो वे क्या करते थे, बागबानी का काम करते थे या बगीचे की देखरेख करना पसंद करते थे। तो जब वो अहमदनगर आए या अहमदनगर के किले में आए तब उन्होंने यहाँ पर भी वह कार्य किया। मैं रोज़ कई घंटे तपती धूप में भी फूलों के लिए क्यारियाँ बनाने में बिताने लगा। मिट्टी बहुत खराब थी, पथरीली और पुराने मलबे और अवशेषों से भरी हुई। चूँकि यह इतिहास स्थल है इसलिए अतीत में इसने कई युद्ध और राजमहलों की दूर भी संधियाँ देखी है। यहाँ यह कहा गया है कि जब उन्होंने यहाँ की मिट्टी पर बागबानी शुरू की या क्यारियाँ लगानी शुरू की तब उन्होंने देखा कि जो मिट्टी थी वो पथरीली थी और उसमें क्या थे, पुराने जो किले थे उनके क्या थे, अवशेष उन्हें लगते थे कि इनमें वो पुराने मलबे, पुराने अवशेष हैं। जो इमारतें धराशायी हुई है उनके कहीं ना कहीं निशान उसमें थे। चूँकि इतिहास स्थल है मतलब बहुत ही पुरानी जगह है, इसमें इतिहास के या अतीत के क्या हैं, कई युद्ध इस जगह ने देखे हैं। राजमहलों की दूर भी संधियाँ यानी राजमहलों में जो षड्यंत्र रचे जाते थे, एक दूसरे के के विरुद्ध जो मंत्रणाएं रखी जाती थी वो सब इस जगह ने देख रखी है। यहाँ का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। घटनाओं की दृष्टि से इसकी कोई विशेष अहमियत भी नहीं है, पर इससे जुड़ी एक घटना आज भी याद की जाती है। यह घटना है चांद बीबी नाम की एक सुंदर महिला के साहस की कहानी, जिसने इस किले की रक्षा के लिए अकबर की शाही सेना के विरुद्ध हाथ में तलवार उठाकर अपनी सेना का नेतृत्व किया था। अर्थात चांद बीबी जो थी उन्होंने अकबर के सामने लोहा लेने का काम किया था, पर अंत में उसकी हत्या उसके अपने ही एक आदमी के हाथों हुई। देखा किस तरह का षड्यंत्र, जो अभी हम बात कर रहे थे कि उसी के आदमी ने, उसी के जान पहचान वाले ने उसकी हत्या कर दी। तो इस तरह की काफ़ी षड्यंत्र जो थे उस मिट्टी ने देख रखे थे। खुदाई के दौरान हमें ज़मीन की सतह के बहुत नीचे दबे हुए प्राचीन दीवारों के हिस्से और कुछ गुंबदों और इमारतों के ऊपरी हिस्से मिले। हम बहुत दूर नहीं जा सके क्योंकि न तो अधिकारियों से इसकी मंजूरी मिली और न ही हमारे पास इस काम को जारी रखने के साधन थे। अर्थात खुदाई के लिए जो पर्याप्त साधनों की आवश्यकता थी वे भी उपलब्ध नहीं थे और ना ही उन्हें अधिकारियों से अनुमति थी कि वे ज़्यादा खुदाई कर सकें। अब मैंने कुदाल छोड़कर हाथ में कलम उठा ली है। अर्थात थोड़ी तह तक तो वे गए इतिहास के और फिर उन्होंने कुदाल छोड़ दी, मतलब खोदना छोड़ दिया, चीज़ों को जानना छोड़ दिया और जो कुछ भी वे जानते थे उसे लिखना शुरू किया। कलम उठा ली का मतलब ये है कि वे पुस्तक लिखने लगे। पर मैं जब तक आज़ाद नहीं हो जाता और कर्म के माध्यम से वर्तमान को अपने अनुभव का हिस्सा नहीं बना लेता, मैं उसके बारे में नहीं लिख सकता। न ही पैगंबर की भूमिका अख्तियार कर मैं फ़िलहाल भविष्य के बारे में लिख सकता हूँ। बचा रहता है अतीत, पर मैं उसके बारे में भी किसी इतिहासकार या विद्वान की तरह विद्वत्तापूर्ण शैली में नहीं लिख सकता। अर्थात जो लेखक हैं, जो यहाँ पर कौन है, जवाहरलाल नेहरू है, वे अपनी न लिख पाने की क्षमता को यहाँ पे बता रहे हैं कि वे ना तो बहुत बड़े इतिहासकार हैं, ना कोई पैगंबर हैं, ना ही लिखने में उनकी जो शैली है बहुत अच्छी है, परंतु फिर भी वे अपने देश के बारे में, उसके इतिहास के बारे में जो कुछ भी जानते हैं वे उसे लिखना चाह रहे हैं।
मैं पहले की ही तरह अपने आज के विचारों और क्रियाकलापों के साथ संबंध स्थापित करके ही उसके बारे में कुछ लिख सकता हूँ। गेटे ने एक बार कहा था कि इस तरह का इतिहास लेखन अतीत के भारी बोझ से एक सीमा तक राहत दिलाता है। अर्थात हमें इतिहास के बारे में काफ़ी कुछ, अतीत के बारे में, पुरानी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। गेटे कौन है? एक बहुत ही मशहूर दार्शनिक रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। अतीत का दबाव। दबाव भला हो या बुरा, दबाव यानी प्रेशर, किसी के ऊपर जब बहुत ज़्यादा ज़बरदस्ती होती है जिसे कहते हैं, तो दबाव भला हो या बुरा दोनों तरह अभिभूत करता है। कभी कभी यह दबाव दम घोटू होता है, मतलब हमारा दम घुटता है उस दबाव से, किसी के अधीन काम करने से, ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए जिनकी जड़ें बहुत पुरानी सभ्यताओं में होती है। मसलन यानी उदाहरण के लिए भारत और चीन की सभ्यता। तो यहाँ बताया है कि जो भारत और चीन की सभ्यताएं हैं वे क्या हैं? अत्यंत पुरानी हैं। तो ऐसी सभ्यताओं का दम घुटता है जब उनके ऊपर कोई दबाव बनाया जाता है। आखिर मेरी विरासत क्या है? मैं किन बातों का उत्तराधिकारी हूँ? विरासत यानी मेरी धरोहर क्या है, मेरी धन संपत्ति क्या है, और मैं किस चीज़ का उत्तराधिकारी हूँ, किस चीज़ पे मेरा हक है। क्या उन सब का जिसे मानवता ने दसियों हज़ारों साल के दौरान हासिल किया, उसकी विजयों के उल्लास का, उसकी पराजयों की दुखद यंत्रणा का, मानव के उन हैरत अंगेज साहसिक कार्यों का जिनकी शुरुआत युगों पहले हुई और जब अब भी जारी है और हमें आकर्षित करती है। मैं इन सब का वारिस हूँ, मतलब वारिस ने उसका उत्तराधिकारी, साथ ही उन सब का भी जिसमें पूरी मानव जाति की साझेदारी है। हम भारतवासियों की विरासत में एक ख़ास बात है जो अनोखी नहीं है, क्योंकि कोई व्यक्ति औरों से एकदम अलग नहीं होता। कहने का अर्थ है कि सारे भारतवासी क्या हैं? एक ही जैसे हैं। अलबत्ता एक बात हम लोगों पर विशेष रूप से लागू होती है, जो हमारे रक्त, मांस और अस्थियों में समाई है। इसी विशेषता से हमारा वर्तमान रूप बना है और हमारा भावी रूप बनेगा। इसी विशिष्ट विरासत का विचार और वर्तमान पर इसे लागू करने की बात एक लंबे अरसे से मेरे मन में घर किए है। मैं इसी के बारे में लिखना चाहता हूँ। विषय की कठिनाई और जटिलता मुझे भयभीत करती है। मुझे लगता है मैं सतही तौर पर इसका स्पर्श ही कर सकता हूँ। अर्थात कहने का है कि जो विरासत है, जो भारत की संस्कृति है, भारत के बारे में लिखना है, मतलब ये इतना विशाल और इतना महान देश है, इतना कठिन विषय मैंने चुना है जिसे देखकर मैं क्या कर रहा हूँ? भयभीत हो रहा हूँ। मेरे लिखते समय मेरे हाथ काँप रहे हैं कि क्या मैं लिख पाऊँगा, और मुझे क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ सतह के ऊपर से उसे स्पर्श कर पाऊँगा, मतलब मैं सिर्फ लिखने की कोशिश कर सकता हूँ। इसका जो इतिहास है वो क्या है? अनंत है, बहुत विशाल है और बहुत ही जटिल है इसके बारे में कुछ भी लिखना। तो ये हमारा पहला जो पाठ है, पहला जो अध्याय है वो यहाँ पर समाप्त हुआ। अगले कालांश में हम अगले अध्याय पढ़ेंगे।